Hi guys and welcome back to the channel Deepak Chadav Education. Welcome to the daily current affairs of 2nd of September 2023. तो गाइज आज है तारीख 2 सितंबर 2023 और है सैटरडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ और रोज़ बोलता हूँ कि केवल इंडियन एक्सप्रेस नहीं है, यहाँ पर काफ़ी सारे और न्यूज़ सोर्सेज फॉर एग्जांपल पीआईबी, लाइव मिनट, द हिंदू, डाउन टू अर्थ, हिंदुस्तान टाइम्स, सभी के न्यूज़ आर्टिकल्स को मिक्स करके विद प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। बाकी दोस्तों इस लेक्चर का जो एंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में डेली बेसिस पर आप लोगों को एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाई जाती है। यानी कि पूरे लेक्चर को अच्छे से सुनने के बाद में लास्ट में आपको एक टेस्ट दिया जाएगा, उसको अटेम्प्ट करना। अटेम्प्ट करने के बाद में जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। इससे आपके अंदर एक हाई कॉन्फिडेंस आता हुआ नजर आएगा। बाकी अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपने टेलीग्राम पर जाना है। वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पर इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पर जाना है। वहाँ पर जाके अगेन आपने लिखना है दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पर 13,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हैं। नाउ फाइनली स्टार्ट करते हैं सेशन को। काफ़ी सारे आर्टिकल्स आज के इस वीडियो में नजर आएंगे आपको। सबसे पहला आर्टिकल ये है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में वैसे मैंने द हिंदू के वीडियो में ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया है, लेकिन आपको पता होगा कि जो ये हमारा मॉर्निंग के 5 AM वाला वीडियो होता है ये पिछले कुछ दिनों से आ नहीं पाया था। बीच बीच में काफ़ी सारे गैप्स हो गए थे, तो बीच बीच के कुछ बहुत ज़्यादा रेलिवेंट आर्टिकल्स जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं उनको मैं अभी कुछ आने वाले वीडियोज़ में कवर कर रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि आपका थोड़ा बैकलॉग वगैरह है वो भी नहीं निपट जाए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला आर्टिकल में हम बात करेंगे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर के बारे में। यानी बेसिकली ये ग्रीस का एक अवार्ड है। आपको पता होगा रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री ग्रीस गए थे, और जब ग्रीस गए तो वहाँ पे ये अवार्ड इनको दिया गया। इस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया, इस वजह से ये अवार्ड चर्चा में है। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो अवार्ड है ये कौन से देश का अवार्ड है, तो ध्यान रखना ये ग्रीस का अवार्ड है। तो ये न्यूज़ क्या है मैं आपको बता चुका हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री को हाल ही में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और सम्मानित करने वाली ग्रीक प्रेसिडेंट आपको देखने को मिल जाएंगी। और ये सारा का सारा अवार्ड सेरेमनी हुआ है एथेंस में। एथेंस बेसिकली ग्रीस की ही कैपिटल है, उसकी राजधानी है। अब इस अवार्ड की बात करेंगे तो ग्रीस के अंदर में ये कह सकते हो ये जो अवार्ड है ना, ये दूसरा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर की कैटेगरी में आता है। और ये जो अवार्ड है इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1975 में। 1975 से ये अवार्ड दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी को 2016, 18, 19, 20, 21, 23 ये कुछ पर्टिकुलर ईयर्स हैं। इन सालों में अलग अलग देशों से अवार्ड दिए गए हैं, उसकी लिस्ट मैंने यहाँ पर डाल दी है। पीडीएफ से इस वाली लिस्ट को एग्जाम से एक दिन पहले ज़रूर से पढ़कर जाना, पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस बन जाएं। तो माई गवर्नमेंट वेबसाइट पर आपको ये वाला जो पूरा पिक्चर है ये देखने को मिलेगा। जैसे 2016 में अफगानिस्तान का अवार्ड दिया गया इनको, साथ ही साथ में सऊदी अरेबिया का ऑर्डर ऑफ किंग अवार्ड दिया गया। फिर 2018 में आप देख पाओगे पैलेस्टीन का अवार्ड इनको मिलता है। फिर 2019 में बहरीन से मिलता है, मालदीव से मिलता है, रशिया से मिलता है, यूएई से यूएई का ऑर्डर ऑफ ज़ैदन अवार्ड दिया जाता है। फिर 2020 में यूएस की गवर्नमेंट का अवार्ड मिलता है। 2021 में भूटान इनको अवार्ड देता है। उसके बाद 2023 में कई सारे अवार्ड्स प्रधानमंत्री को अभी तक मिल चुके हैं, जैसे फिजी का, पपुआ न्यू गिनिया का, उसके बाद में रिपब्लिक ऑफ पलाऊ का, इजिप्ट का, फ्रांस का, और अभी फाइनली ग्रीस का अवार्ड भी यहाँ पर मिला है। ठीक है, तो ये अवार्ड्स की पूरी लिस्ट है जो कि आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी। अब दोस्तों लगातार ग्रीस भी न्यूज़ में बना हुआ है, तो ग्रीस का लोकेशन पढ़ना भी ज़रूरी है। हर साल आपको पता होगा मैप के अंदर कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, और अब की बार ग्रीस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इतनी बार इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ग्रीस में ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो ग्रीस गए हैं। और मैं दोस्तों आपको बता दूं 40 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री है जो कि ग्रीस गया था। इससे पहले इंदिरा गांधी जी ग्रीस गई थी, तो 40 साल के गैप के बाद पीएम मोदी जो है ग्रीस पहुंचे हैं। इस वजह से ये जो विजिट है थोड़ा सा और रिलेवेंट है, तो इसी वजह से ग्रीस का लोकेशन आपने पढ़ लेना है। तो ग्रीस कहाँ पर है, आपने बाल्कन पेनिनसुला का नाम सुना होगा, स्पेशली बाल्कन कंट्रीज़ का नाम सुना होगा। तो बाल्कन कंट्रीज़ यहाँ पर ये वाली कंट्रीज़ कहलाती हैं, और यहीं पर आपको बाल्कन पेनिनसुला ये बेसिकली एक ऐसा रीजन आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं बड़ा इसको मैप दिखाऊं तो आपको ये वाला मैप नज़र आएगा। इधर आपको टर्की देखने को मिलेगा, इधर जाओगे तो आपको यहाँ पर पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान ये सारी कंट्रीज़ नज़र आएंगी। ठीक है, तो इधर आपको टर्की के जस्ट बराबर में ये आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, ये है ग्रीस।
और ये जो है पेनिनसुला, ये पेनिनसुला क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा पर्टिकुलर रीजन जो कि तीनों तरफ समुद्र से घिरा हुआ हो। तो आप देख पा रहे होंगे ये तीनों तरफ आपको पानी दिख रहा है, ये तीनों तरफ समुद्र से घिरा हुआ एक पर्टिकुलर पेनिनसुला है, और इसी को हम लोग बाल्कन पेनिनसुला के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहीं पर जस्ट नीचे बिल्कुल इसके सदर्न टिप पर, इस बाल्कन पेनिनसुला के साउथ वाले बिल्कुल टिप पर ही ये पूरा का पूरा ग्रीस स्थित है। ग्रीस की कैपिटल एथेंस जस्ट बराबर में आपको यहाँ पर नजर आएगी। ठीक है, तो ये ग्रीस हो गया, इसकी कैपिटल यहाँ पर एथेंस यहाँ पे नज़र आती है। ग्रीस किन किन कंट्रीज़ के साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करता है, तो अल्बानिया, उसके बाद मैकेडोनिया, बल्गेरिया, टर्की, ये सारी कंट्रीज़ है। नीचे एजियन सी आपको देखने को मिलेगा, बराबर में आयरन सी है, ऊपर आपको एड्रियाटिक सी देखने को मिलेगा, टर्की के जस्ट पीछे आपको ब्लैक सी यहाँ पर नज़र आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सब कंट्रीज़ हैं जो कि ग्रीस के साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करती हैं, इतनी बात आपने ध्यान में रखनी है। तो ग्रीस का जो ऑफिशियल नेम है वो हेलेनिक रिपब्लिक का है। हेलेनिक रिपब्लिक ये बेसिकली इसका ऑफिशियल नेम है। इसके आसपास कौन कौन से देश हैं ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने, अल्बानिया, बल्गेरिया, टर्की और नॉर्थ मैसेडोनिया भी यहाँ पर इसके साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करता है। ये तो वो बाउंड्रीज़ है जो कि सटी हुई हैं इसके, है ना, ग्रीस से लगी हुई हैं। लेकिन जब बात करते हैं मैरीटाइम बॉर्डर्स की, मैरीटाइम मतलब समुद्र के रास्ते से ये किस किस के साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करता है, तो कई सारी कंट्रीज़ हैं भाई। देखो ये बीच में मेडिटेरेनियन सी है, अब मेडिटेरेनियन सी के बाद यहाँ पर साइप्रस आपको देखने को मिलेगा। साइप्रस को लेकर काफ़ी विवाद रहता है टर्की ग्रीस के बीच में। नीचे लीबिया नज़र आएगा, इजिप्ट नज़र आएगा। ठीक है, लीबिया, इजिप्ट, साइप्रस, ये सारी कंट्रीज़ आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। तो यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, इजिप्ट, साइप्रस, इटली, लीबिया, ये सारी कंट्रीज़ इनके साथ में जो ग्रीस है वो मैरीटाइम बाउंड्रीज़ को यानी समुद्र के थ्रू यहाँ पर बाउंड्रीज़ को टच करता है। क्लियर हो गया। ठीक है, ये रहा इटली और ये रहा यहाँ पर साइप्रस, ये रहा इजिप्ट, ये रहा ग्रीस और ये रहा हमारा ऊपर, सॉरी ये रहा ग्रीस, ये है लीबिया, ये रहा हमारा बीच में समुद्र, मेडिटेरेनियन सी जिसका नाम रहा है। आगे आते हैं, ग्रीस की कैपिटल है एथेंस। अगर हम लोग थोड़ा सा ग्रीस का हिस्ट्री देखें तो ग्रीस को क्रेडल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ग्रीस का कंट्रीब्यूशन फिलोसफी, डेमोक्रेसी और लिटरेचर में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप कह सकते हो कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो ग्रीस सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, आपको ये भी ध्यान रखना है। ग्रीस वो जगह है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो हमारे एंशिएंट फिलोसोफर्स हैं उनका घर है। इवन यहाँ पर आपने सॉक्रेट्स का नाम सुना होगा, प्लेटो का नाम सुना होगा, एरिस्टोटल का नाम सुना होगा, ये सब बेसिकली यहाँ पर बिलोंग करते हैं ग्रीस से। तो ग्रीस इस आपका घर रह चुका है ये एंशिएंट फिलोसोफर्स का। और एंशिएंट समय पर, पुराने ज़माने में आप देखोगे तो ये जो देश है ना, इसको अलग अलग शहरों में डिवाइड कर रखा था, जिसको अलग अलग नोबल मैन जो है रूल किया करते थे। सबसे बड़ा शहर एथेंस, फिर स्पार्टा, थेबेस, कोरिंथ, इस प्रकार से अलग अलग शहर हुआ करते थे। यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम की अगर आप देखोगे तो पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है, एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है और जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, जिनके पास में सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल पावर होती है। बाकी हेड ऑफ द स्टेट भी होते हैं, वो प्रेसिडेंट होते हैं। जैसे भारत के अंदर स्ट्रक्चर ना प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का, वैसी स्ट्रक्चर आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। भाषा कौन सी बोली जाती है, तो भाषा बोली जाती है ग्रीक। ग्रीक एक ऑफिशियल लैंग्वेज है ग्रीस की। उसके अलावा टर्किश भी बोली जाती है, लेकिन जो थोड़े बहुत टर्क्स आपको देखने को मिलेंगे जो बेसिकली माइनॉरिटी है वहाँ पर, वो टर्किश भाषा भी यूज़ करते हैं। ओलंपिक्स के नाम आपने सुना होगा, जो ओलंपिक गेम है इसका ओरिजिन ग्रीस में ही हुआ है। ओलंपिक का जो ओरिजिन है वो पुराने ज़माने के ग्रीस में हुआ है। इवन आप देख पाओगे सबसे पहला जो ओलंपिक गेम हुआ था वो ओलंपिया में हुआ था 1776 BC में। और जो मॉडर्न वाला ओलंपिक गेम है, जो अभी स्टार्ट ओलंपिक गेम्स हम लोग देखते हैं, इनकी शुरुआत हुई थी 1896 में और इसकी शुरुआत भी एथेंस के अंदर हुई थी। ग्रीस ने यहाँ पर सबसे पहले ओलंपिक गेम को होस्ट किया था एथेंस में। तो इसकी शुरुआत भी आप कह सकते हो, ये जो ओरिजिन है ओलंपिक गेम का वो भी एंशिएंट ग्रीस से ही देखने को मिलेगा। समझ गए। तो ग्रीस का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है, प्लस अभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसके पीछे का रीज़न भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से आपने पढ़ के जाना है। अगले आर्टिकल पर आते हैं दोस्तों। अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मेक श्योर करना यार, वीडियो पे लाइक का बटन प्रेस कर देना। हमारा एक छोटा सा टारगेट है यार 2000+ लाइक्स का, प्लीज़ आप उसको सपोर्ट कर सकते हो, उसको अचीव करवा सकते हो। नाउ यहाँ पे हम बात करेंगे एम्परर पेंगुइन के बारे में। तो हमने आज के थंबनेल भी लगा रखा है। ये पेंगुइन ना काफ़ी ज़्यादा खतरे में है। काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी यहाँ पर दिलचस्पी रखते हो करंट इश्यूज़ के अंदर में। तो जो एम्परर पेंगुइन है वो लगातार ख़त्म होते चले जा रहे हैं, ये प्रजाति विलुप्त होती चली जा रही है। तो खबर क्या आई है, हाल ही में साइंटिस्ट ने ये बोला कि 10,000 के आसपास छोटे छोटे जो एम्परर पेंगुइन हैं ये मारे गए हैं एंटार्क्टिका के अंदर में। और ये पिछले साल पूरा का पूरा इंसिडेंट देखने को मिला है, जब कह सकते हो क्योंकि एंटार्क्टिका में पूरी तरह से बर्फ़ जमी पड़ी है, अब वहाँ पर ये पेंगुइन पाए जाते हैं।
अब जब वहाँ पर वो पेंगुइन देखने को मिलते हैं तो जो बर्फ़ पे रह रहे हैं वो बर्फ़ टूटने के बाद में क्या हुआ, वो जो पेंगुइन है, एक सेकेंड यार, तो जिस बर्फ़ पे ये रह रहे थे बर्फ़ टूट गई, उसके बाद यहाँ पर ये उस बर्फ़ के टूटने की वजह से जो ये पेंगुइन है वो मारे गए, उस ठंड की वजह से मारे गए। अब इसी वजह से यहाँ पर ये एम्परर पेंगुइन चर्चा में है, क्योंकि पिछले साल 10,000 से ज़्यादा पेंगुइन मारे गए। ये नंबर्स काफ़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे दुनिया में जो पेंगुइन की स्पीशीज़ पाई जाती हैं उनमें से सबसे बड़ी जो प्रजाति है वो यही है एम्परर पेंगुइन, और ये केवल और केवल एंटार्क्टिका में पाई जाती है। अब देखो, आर्कटिक और एंटार्क्टिक दोनों अलग अलग हैं। आपको पता होगा हमारे पृथ्वी पर जो नॉर्थ वाला रीजन है वहाँ पर आर्कटिक है, साउथ वाले रीजन पर एंटार्क्टिक है। तो ये एम्परर पेंगुइन बेसिकली सदर्न वाले रीजन पर पाए जाते हैं। आपने ध्यान में रखना है, एंटार्क्टिक रीजन की बात कर रहे हैं हम लोग। इस एम्परर पेंगुइन का साइंटिफिक नेम क्या है? तो साइंटिफिक नेम है एप्टिनोडाइट्स फॉर्स्ट्री। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो ये एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट में और सब एंटार्क्टिक आइलैंड्स में, उसके आसपास के जो आइलैंड्स है वहाँ पर ये जो पेंगुइन है पाया जाता है। ज़्यादातर बर्फ़ में रहना इनको पसंद है, पैक्ड आइस में रहना पसंद है। अपनी ये पूरी ज़िंदगी, अधिकतर पूरी ज़िंदगी बर्फ़ में ही गुजार देते हैं और वहाँ के पानी में गुजार देते हैं। अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं आप देखोगे, अप्रॉक्सीमेटली बोला जाता है कि पेंगुइन 120 सेंटीमीटर लंबा होता है, इसका वज़न 40 किलोग्राम के आसपास है। और जो इनका ब्रीडिंग सीज़न होता है, उस ब्रीडिंग सीज़न के दौरान यहाँ पर ये अपना वेट गेन करते हैं और साथ ही साथ में लूज़ भी कर सकते हैं। ये कैपेबिलिटीज़ हैं। कलर कैसा है वो आप लोगों को पता ही है, ब्लैक और ग्रे और वाइट कलर का थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन आपको नज़र आएगा। प्लस यहाँ पे बोला जाता है कि इन पेंगुइन के पास में काफ़ी ज़्यादा बॉडी फैट होता है। प्लस इनके ऊपर जो फैदर है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो बर्फीली हवाएं हैं उससे ये बचे रहते हैं। समझ गए? और एक गुट जुट बना के एक ग्रुप में ये सब रहते हैं, ग्रुप बनाकर चलता है, जिससे आपस में गर्मी जो है रिलीज़ होती रहे और आपस में एक दूसरे को वो गर्म रखें। अब बात की जाती है ब्रीडिंग की, तो ये ब्रीडिंग करते हैं विंटर में, सर्दियों के समय पर। और कुछ सप्ताह बाद जब ब्रीडिंग हो जाती है तो कुछ सप्ताह बाद जो फीमेल वाली पेंगुइन होती है वो एक अंडा छोड़कर चली जाती है खाना वगैरह ढूंढने के लिए, और जो मेल वाला पेंगुइन होता है वो उस अंडे का ध्यान रखता है लंबे समय तक, स्पेशली 65 दिन तक। ठीक है, उसको गर्म करके रखता है ताकि जो ये अंडा है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा मेंटेन हुआ हो रहा जा सके। साथ ही साथ में जो ये बर्फीली हवाएं हैं है ना, उससे यहाँ पे उस एग को बचाया जा सके। और फिर लगभग 2 महीने बाद जो फीमेल है वो यहाँ पर रिटर्न होती है, कुछ खाना वगैरह अपने साथ में लेकर आती है, और उस अंडे से एक पेंगुइन बाहर आ गया होता है। ठीक है, तो उसको यहाँ पे वो खाना वगैरह खिलाती है। तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हो। तो ये इनका पूरा का पूरा फीचर, इनका लाइफस्टाइल मैंने आपको बताया। बात आती है कंजर्वेशन स्टेटस की, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर एम्परर पेंगुइन जो है किस तरीके से इनको प्रोटेक्शन दी गई है, तो IUCN के रेड लिस्ट में इनको नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में कवर किया गया है, यानी कि खतरे के जस्ट ये पास में ही है, इनको हाई प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। नाउ आते हैं अगले आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल को भी आप लोग GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाओगे। सभी आर्टिकल्स के आगे GS पेपर ये लिखे हुए हैं, आप पढ़ भी सकते हो। कभी मैं बताना भूल जाऊँ तो आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। तो ये जो आपको एक स्नेक दिख रहा है, इसका नाम है सहायत्रियोफिस उत्तराघाटी। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो एक पूरी रिसर्चर की टीम है, इन्होंने हाल ही में जो कोलोब्रेट स्नेक्स होते हैं ना, कोलोब्रेट बेसिकली यहाँ पर ऐसे सांपों की प्रजाति होते हैं जो ज़्यादा जहरीले नहीं होते। ठीक है, नॉन विनोमस स्नेक्स होते हैं ज़्यादातर इसमें। तो कोलोब्रेट जो स्नेक्स हैं उन्हीं की एक नई प्रजाति, एक नई जीनस को यहाँ पर फाउंड किया गया है, जिसका नाम दिया गया है साइद्रियोफिस उत्तराघाटी, जो कि वेस्टर्न घाट्स में पाया गया है। ठीक है, इंडिया का आपको रीजन पता होगा, जो पेनिनसुलर इंडिया है यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स हैं। तो वेस्टर्न घाट्स में ये देखने को मिला है। तो ये जो नया जीनस मिला है ना, जिसको नाम दिया गया है साइद्रोफिस, ये बेसिकली साइद्रोफिस, ये जो वर्ड है ना, ये 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है। एक तरफ यहाँ पर संस्कृत वर्ड यूज़ किया गया है साहिद्री, और दूसरी तरफ ग्रीक वर्ड यूज़ किया गया है ओफिस। ओफिस बेसिकली यहाँ पर स्नेक्स के लिए यूज़ करते हैं, सांपों के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो नई स्पीशी है ये स्पेशली वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिली है और वहाँ पर पाई गई है, ध्यान रखना है। ये जो स्नेक हैं ज़्यादातर मानसून के समय पर एक्टिव होते हैं, जो पानी वगैरह उसके आसपास पाए जाते हैं। इनकी जो डाइट है तो ज़्यादातर ये मेंढक और अंडे खाने का काम करते हैं। ये जो स्नेक्स है इनका जो नेचर है वो थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हो काम है, शांत रहते हैं ये। मतलब अगर आप इसको सही से हैंडल करते हो इस स्नेक को तो काटेगा भी नहीं, बहुत मुश्किल से यहाँ पर ये काटता है। ये भी यहाँ पर आपको इसके फीचर्स के तौर पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी ये थोड़े बहुत स्नेक्स है, इसकी प्रजाति के और भी स्नेक्स हैं, थोड़ा सा उनसे ये डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है। अब जैसे मैंने बोला है कि कोलोब्रेट स्नेक की ही एक प्रजाति है, एक नई जीनस को डिस्कवर किया गया है जिसका नाम मैंने आपको बताया। तो ये कोलोब्रेट स्नेक्स कौन से होते हैं? कोलोब्रेट बेसिकली बहुत सारे इसमें स्नेक्स आपको देखने को मिलेंगे। कोलोब्रेट एक पूरा परिवार है जिसमें मतलब ये सांपों की फैमिली का पूरा एक परिवार है।
और इसमें कई सारी प्रजातियां आती हैं स्नेक्स के, 1800 से ज़्यादा प्रजातियां हैं इसमें, ठीक है। और ज़्यादातर जो स्नेक्स हैं वो नॉन विनोमस हैं, यानी जहरीले नहीं हैं बिल्कुल भी। ज़्यादातर स्नेक्स नॉन विनोमस हैं। और इस परिवार के जो स्नेक्स हैं वो पूरे दुनिया भर में पाए जाते हैं, एंटार्क्टिका को छोड़कर और कुछ ओशियानिया आइलैंड्स को छोड़कर सब जगह पर पाए जाते हैं। इनको जो घने जंगल हैं, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, वेटलैंड्स है, सभी जगह पर रहना पसंद है। और इनमें से कुछ यहाँ पर नॉन विनोमस हैं और कुछ विनोमस हैं, लेकिन ज़्यादातर नॉन विनोमस है। ज़्यादातर यहाँ पर जो सांप है वो जहरीले नहीं है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा जहरीले भी हैं। और जो सबसे ज़्यादा जाने माने कोलोब्रेट्स वाले स्नेक हैं उनमें किंग स्नेक, वाटर स्नेक, मिल्क स्नेक, उसके बाद गार्टर स्नेक, रेसर्स, रेस्ट स्नेक, रिंग नेक स्नेक, ये कुछ अलग अलग स्नेक्स के नाम दिए गए हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर विनोमस में भी कैटेगरी में भी आते हैं और नॉन विनोमस कैटेगरी में भी आते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नाउ दोस्तों, अगले आर्टिकल में एफपीआई के बारे में बात की जा रही है, दैट इज़ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। आपको पता होगा कई बार मैंने इकोनॉमी के आपके कॉन्सेप्ट समझा रखे हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, साथ ही साथ में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कई बार एक्सप्लेनेशन आपको मैंने इसके बारे में दिया है। तो क्या है डिफरेंस एफपीआई एफडीआई में, वो भी आज आपको समझ में आएगा। तो हाल ही में एसबीआई ने रिसेंटली, आप कह सकते हो, प्रपोज किया है कि जो एनआरआई का, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडियंस हैं, प्लस ओवरसी सिटीजन ऑफ इंडियंस हैं, ठीक है, जो बाहर रह रहे हैं, भारत के लोग हैं, तो इनके पार्टिसिपेशन को भारत के सिक्योरिटी मार्केट के अंदर में इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पर एसबीआई ने रिसेंटली एक प्रपोजल जारी किया, ठीक है। तो इनका इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ सकता है भारत में, फॉरेन पोर्टफोलियो के ज़रिए। तो ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो हमारा फॉरेन पोर्टफोलियो वाला होता है। अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों के बीच में एक डिफरेंस समझाऊंगा। ये बहुत सारे यहाँ तक कंटेंट लिखा हुआ है, ये एफपीआई के बारे में, ये एफडीआई के बारे में, दोनों बीच का डिफरेंस हम समझेंगे। ये फोटो थोड़ा सा ब्लर है दोस्तों, लेकिन अगर आप लोग पीडीएफ में इसको जूम करके देखोगे तो आपको क्लियर नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा, डोंट वरी, यहाँ पर भी आपको समझ में आएगा। तो एफडीआई और एफपीआई में क्या डिफरेंस होता है, पहले हम लोग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वो निवेश होता है, वो इन्वेस्टमेंट होता है जो कि डायरेक्टली फाइनेंशियल एसेट्स में किया जाता है। यानी बाहर का, मान लो विदेश का कोई आदमी है जो कि हमारे देश की कंपनी के अंदर में उसके स्टॉक्स परचेस कर रहा है या उस हमारे बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यहाँ पर जो बाहर का व्यक्ति होता है वो पैसिव इन्वेस्टर होता है, उसका इन्वेस्टमेंट इनडायरेक्ट वे में है, उसने सीधा कंपनी के स्टॉक्स परचेस कर लिए हैं और उसका कंपनी के ऊपर ज़्यादा कोई कंट्रोल नहीं होता है। भाई सीधा केवल उसने स्टॉक ही तो परचेस किए हैं, उसका ज़्यादा कोई कंट्रोल नहीं होता है। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, कभी भी वो निकाल सकता है, उसको प्रॉफिट दिखे तो वो निकाल सकता है। काफ़ी आसान होता है ये वाला इन्वेस्टमेंट करना, जैसे आप आज के समय पर यूएसए स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो ये इन्वेस्टमेंट काफ़ी ईजी आपको देखने को मिलता है। जबकि एफडीआई इस एफपीआई से कई गुना ज़्यादा अलग है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जब बाहर का कोई निवेशक, बाहर का जो इन्वेस्टर्स है, वो हमारे कंपनी के अंदर सीधा इन्वेस्ट करता है, ठीक है। एक कह सकते हो कि उसने कुछ जो है पर्टिकुलर ओनरशिप जो है वो अपनी ले ली है, ठीक है, समझ गए। तो ये पर्सन जो होता है एफडीआई के अंदर वो एक्टिव इन्वेस्टर होता है, एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है, उसका कंट्रोल भी ज़्यादा होता है कंपनी के ऊपर में। साथ ही साथ में यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है उसका लॉन्ग टर्म होता है, लंबे समय के लिए होता है वो, और ये इन्वेस्टमेंट जल्दी इतनी आसानी से हो नहीं सकता है। एफडीआई इंडिया में लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है, लेकिन ये बहुत स्थिर होता है, स्टेबल होता है, आप इस ऐसा कह सकते हो। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जब फॉरेन इन्वेस्टर सीधा किसी कंपनी का जो ओनरशिप है वो परचेस कर रहे हों। काफ़ी सारा बहुत बड़ा रोल यहाँ पर होता है एफडीआई के माध्यम से, समझ गए। तो एफडीआई और एफपीआई के बीच में क्या डिफरेंस है, आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अगले आर्टिकल में दोस्तों बैटरी वेयर के बारे में बात की जा रही है। तो ये जो बर्तन आपको दिख रही हैं, थाली, पॉट वगैरह यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, तो ये बेसिकली बैटरी वेयर है। ये बेसिकली एक तरीका है इन यूटेंसिल्स को बनाने का। तो वो तरीका कौन सा है वो सब कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो खबर ये निकल कर आई है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने हाल ही में एक बिद्री वर्क यानी इसी वाले क्राफ्ट से बना हुआ एक सुराही, घड़ा कह सकते हो, एक सुराही जो है वो यहाँ पर तेलंगाना से मंगवा कर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट साइरिल रामाफोसा को दी गई है। तो पीएम मोदी ने गिफ्ट दिया है साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को ये बिद्री वाला आर्टवर्क का एक सुराही। इसी वजह से बिद्री वेयर न्यूज़ में है। तो बिद्री वेयर क्या है, ये एक प्रकार का मेटल हैंडीक्राफ्ट है, एक प्रकार की कला है जहाँ पर मेटल का यूज़ हो रहा है। और स्पेशली यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो आर्टवर्क है, जो पूरा क्राफ्ट है, ये पर्शिया से इन्फ्लुएंस हुआ है।
और लंबे समय से बहुत सारे जो कारीगर हैं, स्पेशली कर्नाटका के अंदर जो बिदार नाम का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे काफ़ी सारे कारीगर हैं, कलाकार हैं, वो यहाँ पर इस प्रकार की बिद्री वेयर कर रहे हैं, बना रहे हैं। और इसमें बहुत सारी नक्काशियाँ की जाती हैं, हैंडक्राफ्ट डिज़ाइंस वगैरह यहाँ पर बनाए जाते हैं। हाथ से यहाँ पर जो डिज़ाइंस हैं आप देख पाओगे वो इन बर्तनों के ऊपर तैयार किए जाते हैं। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? तो बिद्री वेयर बेसिकली एक क्राफ्ट है जो ज़्यादातर कह सकते हो बहामनी सुल्तान्स को बिलोंग करती है, जो कि 14 से 15 सेंचुरीज में रूल किया करते थे। सबसे पहले बात, इंडिया में ये आर्ट वर्क कैसे आया? तो इंडिया में यहाँ पर लाया गया था, एक व्यक्ति हैं सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती। तो ये बेसिकली यहाँ पर इस वाले आर्ट वर्क को यूटेंसिल्स के फॉर्म में, बर्तन के फॉर्म में ये इंडिया लेकर आए। फिर धीरे धीरे ये जो आर्ट वर्क है वो डेवलप होने लगा किंगडम के अंदर में, ठीक है। और इस आर्ट वर्क में हमने अलग अलग जगह से इन्फ्लुएंस होकर चीज़ों को मिक्स किया। टर्किश से कुछ ऑप्शन ले लिया, पर्शिया से कुछ ऑप्शन ले लिया, अरेबिक से थोड़ा इन्फ्लुएंस लिया। उसके बाद में यहाँ पर कह सकते हो एक नया जो है स्टाइल जो है वो खुद यहाँ पे बनाकर तैयार कर दिया। और आज के समय पर ये जो काम है, ये जो नक्काशियाँ हैं, वो कर्नाटका, हैदराबाद, तेलंगाना के अंदर में हो रही हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े सेंटर्स बना दिए गए हैं बिद्री वेयर के। अब क्वेश्चन यहाँ पर है कि बिद्री वेयर के अंदर जो सामान बनाया जाता है वो बनता कैसा है? देखो, इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है कॉपर और जिंक को मिलाकर। कॉपर और जिंक दोनों का यूज़ करते हैं। इसका रेशियो कितना होता है? 1:16 का। 1% कॉपर तो 16% यहाँ पर जिंक का यूज़ करने के बाद में इस प्रकार से जो ये सामान है वो तैयार किया जाता है। जिंक जो कंटेंट है, क्योंकि यहाँ पर जिंक थोड़ा ज़्यादा मिला रहे हैं हम, तो जिंक मिलाने की वजह से जो कलर है इस सामान को वो थोड़ा सा डीप ब्लैक कलर मिलता है। तो आपने देखे होंगे बिद्री वेयर के जो भी सामान है थोड़ा ब्लैक कलर, आपको ब्लैकिश कलर थोड़ा सा नज़र आएगा, थोड़े डार्क कलर के होते हैं, क्योंकि इनमें जिंक का ज़्यादा यूज़ हुआ है। प्लस काफ़ी ज़्यादा हार्ड डिज़ाइनिंग की जाती है। जो तार होते हैं सिल्वर के, वो तार को यहाँ पर ठोका जाता है, इसके अंदर में ठोक कर कुछ इस पर नक्काशियाँ बनाई जाती हैं, तब जाकर यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है पूरी तरह से तैयार होता है। कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ये देख पा रहे हो कारीगरी की जा रही है, इस प्रकार से ठोक ठाक के यहाँ पर नक्काशियाँ तैयार की जा रही हैं। इवन इतना ही नहीं, इसके ऊपर आप देख पाओगे जो वायर है, वायर ठोका जा रहा है, वायर ठोक कर इसके ऊपर चिपका दिया जाएगा पूरी तरह से। तो ये भी यहाँ पर सारी नक्काशियाँ की जाती हैं इस बिद्री वेयर के अंदर में। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसके बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में काली वैली बर्ड सेंचुरी के बारे में बात की जा रही है। तो काली वैली बर्ड सेंचुरी काफ़ी चर्चा में है। कुछ रेलिवेंट पॉइंट्स है जो एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, वो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। तो हाल ही में क्या होता है, जो हमारा NGT है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जिसका मेन काम है हमारे एनवायरनमेंट की सुरक्षा करना, तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का जो सदर्न बेंच है, यानी कि इंडिया के सदर्न पोर्शन को लेकर जो एक नई बेंच है, मतलब बेंच पुरानी है जो काम कर रही है, बेसिकली NGT की जो सदर्न बेंच है, इन्होंने क्या किया कि देखो कलवेली बर्ड सेंचुरी के अंदर में एक ना फिशिंग हार्बर बनाने की, एक पोर्ट बनाने के बारे में चर्चा की जा रही थी। तो उसको लेकर जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस है उसको रोक दिया है। इस वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं चर्चा में है। तो NGT का मेन काम यही होता है एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करना। अब जैसे मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि ये जो कॉन्टेक्स्ट एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है, पूछा जाएगा आपसे डायरेक्टली कालीवैली बर्ड सेंचुरी, ठीक है। तो कालीवैली बर्ड सेंचुरी बेसिकली यहाँ पर एक ऐसा वेटलैंड है, ये कह सकते हो कि जो सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है ना, उस कैटेगरी में इसको रखा गया है। हमारे पूरे साउथ इंडिया में सबसे बड़ा जो ब्रैकिश वाटर है वो है पुलिकट लेक, यानी एक ऐसी झील जहाँ पे बहुत ज़्यादा खारा पानी पाया जाता है। तो वो सबसे बड़ी झील पुलिकट है। और इसका जो दूसरे नंबर पर सेकंड सबसे बड़ी झील है जहाँ पर खारा पानी देखने को मिलता है, ब्रैकिश वाटर देखने को मिलता है, तो दूसरी वाली झील यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी वो है हमारी ये वाली वेटलैंड, कालीवैली वेटलैंड, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, पहले ये वेटलैंड हुआ करता था, बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया गया था बर्ड सेंचुरी के अंदर में, क्योंकि यहाँ से दुनिया भर से बर्ड्स उड़कर आती हैं, थोड़े समय तक रुकती हैं, लोगों को एक बढ़िया नज़ारा मिलता है। समझ गए। तो पहला डिक्लेरेशन इशू किया गया था विलुपुरम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 18 के अंडर में एक नई सेंचुरी को सेटअप करने के लिए। उसके बाद एक नई सेंचुरी को सेटअप किया गया। तो कालीवैली जो लेक है, जो झील है, ये सीधा हमारे बे ऑफ बंगाल से जुड़ती है। ये भी दोस्तों आपने ध्यान में रखना है। और इस जगह पर मैंने बोला दुनिया भर से बर्ड्स उड़कर आती हैं, स्पेशली साइबेरिया से ब्लैक टेल्ड गॉडवेट, यूरेशियन कर्ल्यू, वाइट स्टॉक, रफ डुबलिन, इस प्रकार की बर्ड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में आता है। ये जो आपको ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है। इसमें आपको इंडिया भी दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऊपर रशिया से भी बर्ड्स उड़कर आती हैं और सीधा यहाँ पर इंडिया आती हैं। इंडिया में कुछ समय रुककर फिर वापस से यहाँ पर जाती हैं। तो ये बर्ड्स इतना लंबा जो डिस्टेंस कवर करती हैं उनको हम लोग माइग्रेटरी बर्ड्स के नाम से जानते हैं।
समझ गए ना। अब बात करते हैं एनजीटी की, क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल भी लगातार चर्चा में बना हुआ है। तो एनजीटी जो है, इस बॉडी को हमने लोगों ने एस्टेब्लिश किया है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 के अंदर में, 2010 के एक्ट के तहत इसको बनाया गया है। न्यू दिल्ली यानी कि जो हमारी नई दिल्ली है, यहाँ पर सबसे बड़ा हेडक्वार्टर एनजीटी का देखने को मिलेगा। उसके अलावा कुछ और छोटे छोटे प्लेसेस, छोटे छोटे इसके हेडक्वार्टर्स देखने को मिलेंगे, भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई के अंदर में। ठीक है, तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का जैसे मैंने आपको बोला है, मेन काम है कि भाई जो भी कंप्लेंट्स, जो भी एप्लीकेशंस हैं, जो भी अपील्स हैं एनवायरमेंट को लेकर, उसको 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर निपटाना। इसके कॉम्पोजिशन की बात करेंगे तो एनजीटी में एक चेयरपर्सन होता है, एक जुडिशियल मेंबर देखने को मिलेंगे, कुछ और एक्सपर्ट्स मेंबर्स भी होते हैं, और जितने भी मेंबर्स होते हैं वो 5 साल तक उस ऑफिस को होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि मतलब उस ऑफिस में रह सकते हैं। 5 साल का उनका अपॉइंटमेंट होता है, तो वो 5 साल के लिए उस पद पर रहेंगे, फिर उसके बाद में उनका पद खत्म हो जाएगा। तो क्या बाद में वापस उनको रीअपॉइंट किया जा सकता है? नहीं, इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, ये आपने ध्यान में रखना है। बाकी क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये तो हमें चलो समझ में आ गया कि इसमें चेयरपर्सन है, जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर्स है, लेकिन इनको अपॉइंट कौन करता है? तो स्पेशली जो चेयरपर्सन होते हैं एनजीटी के, इनको हमारी केंद्र सरकार अपॉइंट करती है। और केंद्र सरकार भी खुद ये काम नहीं करती है, केंद्र सरकार पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में कंसल्टेशन करती है, बातचीत करने के बाद में इनको अपॉइंट करती है। उसके बाद जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है उसको बनाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि बाकी सारे जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर जो चेयरपर्सन के अलावा दूसरे मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट किया जा सके। ठीक है, तो ये जो सिलेक्शन कमेटी है वो बाकी के मेंबर्स को अपॉइंट करती है। तो यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे एटलीस्ट 10 और मैक्सिमम 20 फुल टाइम जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर्स को इस नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, इस एनजीटी के अंदर में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अगली आर्टिकल में गन जंपिंग के बारे में बात की जा रही है। अगेन एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जीएस पेपर नंबर 3, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है। तो न्यूज़ क्या निकल कर आ रही है? खबर यह है कि हाल ही में जो हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, दैट इज सीसीआई, इन्होंने एक पेनल्टी लगा दी है किसके ऊपर? प्लैटिनम ट्रस्ट फॉर गन जंपिंग। तो प्लैटिनम ट्रस्ट नाम की सपोज एक कंपनी है, उसके ऊपर गन जंपिंग के लिए ये पेनल्टी लगा दी है। ठीक है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आखिरकार ये गन जंपिंग क्या है? गन जंपिंग कोई इलीगल काम है? बिल्कुल। अगर कोई कंपनी गन जंपिंग करती है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगा देता है हमारा कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया नाम की जो बॉडी है ना दोस्तों, इसका मेन काम है भारत के अंदर एक अच्छा कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन मेंटेन करके चलना सभी कंपनीज के बीच में। समझ गए? तो अब गन जंपिंग क्या होती है और मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। गन जंपिंग का मतलब होता है कि देखो, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। कई बार क्या होती है, दो कंपनीज आपस में मर्ज हो रही होती है, मिल रही होती हैं। तो जब मर्ज हो रही होती हैं तो इनके आपस में ट्रांजैक्शंस होते हैं। जो कंपनी खरीद रही है एक दूसरे को, है ना, मर्ज हो रही है, मिल रही है, तो इनके बीच में ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो उस ट्रांजैक्शन के लिए सबसे पहले कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में अप्रूवल लेना पड़ता है। जब ये अप्रूवल देगा तब भी इनके बीच में मर्जर हो सकता है। लेकिन बिना अप्रूवल लिए, ध्यान रखना, बिना अप्रूवल लिए अपनी मर्जी से मर्जर कर लिया, सारे ट्रांजैक्शन इस कंपनी ने पूरे कर लिए, आपस में लेन देन पूरा कर लिया, तब क्या होगा? ये कहलाता है गन जंपिंग। तो गन जंपिंग मतलब क्या होता है? एक्टिंग बिफोर द अप्रोप्रिएट टाइम and refer to the situation where a party or parties to a combination consummate a transaction before CCI approves the transaction। दो कंपनीज मर्ज हो रही हैं, तो अगर CCI का अप्रूवल नहीं लिया है, क्योंकि CCI का अप्रूवल लेना ज़रूरी है, और कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के अप्रूवल से पहले ही अगर वो ट्रांजैक्शंस करके सारा काम निपटा दें तो कहीं ना कहीं वो गन जंपिंग कहलाता है। क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि यहाँ पर बात करते हैं किस चीज़ को लेकर? कंपनीज के मर्जर को लेकर। और ये सारी बात यहाँ पर हमारे इसको लेकर सारे लॉज हैं, तो कहने के लॉज का उल्लंघन हो रहा है। तो गन जंपिंग जब भी होगा तो कहीं ना कहीं कह सकते हो एक पेनल्टी यहाँ पर चार्ज की जा सकती है। तो कंपटीशन के अंदर में जो गन जंपिंग होता है ये कब होता है? जब पार्टीज आपस में मिल रही हो, दो बड़ी बड़ी कंपनीज आपस में जुड़ रही हो, या एक कंपनी दूसरे को खरीद रही हो। ठीक है, ऐसा जब केस होता है तो बीच में ट्रांजेक्शन्स होता है इनके, और वो जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो ट्रांजैक्शन करने से पहले हमारी जो कंपटीशन अथॉरिटीज़ हैं, स्पेशली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इनको इन्फॉर्म करना होता है। और ट्रांजैक्शन से पहले अगर ये इन्फॉर्म नहीं करते हैं, अपने आप ये सारी डील कर लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं गन जंपिंग कहलाती है। ध्यान रखना, क्योंकि ज़्यादातर जो कंपटीशन रिजीम्स आपको देखने को मिलेंगे इंडिया के अंदर में, वहाँ पर रिक्वायर प्री मर्जर नोटिफिकेशन ज़रूरी है। ठीक है, आपको मर्ज होने से पहले सारी की सारी जो डिटेलिंग्स है वो CCI को देनी होगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है गन जंपिंग का, ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से डिफाइन नहीं किया गया है, या फिर कह सकते हो जो हमारा कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 का, उसमें भी ज़्यादा कोई डिटेल्स एक्सप्रेस नहीं किया गया है। ये जो लॉ है, ये लॉ कहीं ना कहीं बोलता है कि जितनी पार्टीज़ हैं
उनको डील सेटिस्फाई करने से पहले यहाँ पर सबसे पहले सीसीआई को नोटिफाई करना है। सीसीआई को नोटिफाई नहीं किया तो काम तमाम। और पार्टीज़ अगर नोटिफाई नहीं करते, नहीं सीसीआई को नहीं बताती हैं, या फिर अगर कह सकते हो कि अब पार्टीज़ ने बता दिया, चलो सीसीआई से कन्फर्मेशन लिया कि भाई बताओ, तो सीसीआई अप्रूवल देने में थोड़ा समय लगाता है। ठीक है, तो पार्टीज़ जब अप्रूवल मांगती तो कम से कम 210 दिन तक उनको वेट करना होता है, या फिर जब तक सीसीआई अप्रूवल नहीं देते था तब तक यहाँ पर वेट करना होता है। इसमें से जो भी काम पहले हो जाए 210 दिन पूरे हो जाते हैं, या फिर सीसीआई उससे पहले अप्रूवल दे देता है, जो भी पहले पूरा हो जाएगा उसके हिसाब से डील जो है वो फाइनल हो जाती है। समझ गए? तो ये था यहाँ पे पूरा का पूरा मामला। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर पार्टीज़ ये फॉलो नहीं करती हैं तो इससे क्या होगा? इससे ये गन जंपिंग का केस आएगा और सीधा उसके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी। इवन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में सारी पावर्स हैं, ताकत हैं कि वो यहाँ पर किसी पार्टी के ऊपर, किसी कंपनी के ऊपर गन जंपिंग का जो पेनल्टी है वो लगा सकती है अंडर द सेक्शन 43A ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। और जो ये पेनल्टी है, ये पेनल्टी कितनी हो सकती है? तो उस कंपनी का जो टर्नओवर है, उसका टर्नओवर का कम से कम 1%, या फिर उसका जो एसेट होगा उसका 1%, इसमें से जो भी सबसे ज़्यादा होगा उसके बेसिस पर उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज की जा सकती है। तो यह है हमारा गन जंपिंग। क्लियर? ना दोस्तों आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में गॉन्ड पेंटिंग के बारे में बात करेंगे। अगेन एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी ना, उस मीटिंग के दौरान हमारे प्रधानमंत्री ने, भारत के प्रधानमंत्री ने एक गॉन्ड पेंटिंग ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट लूला डा सिल्वा को दी है। ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट है उनको गॉन्ड पेंटिंग दी, इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। तो गॉन्ड पेंटिंग अक्सर न्यूज़ में आती रहती है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना। ये बहुत ही फेमस पेंटिंग है, जो खासकर गॉन्ड ट्राइबल कम्युनिटी है ना, ये ट्राइबल कम्युनिटी बहुत बड़ी कम्युनिटी है। तो ये लोग यहाँ पर इस पेंटिंग को बनाते हैं। इनकी मेन कोशिश यही है कि लंबे समय से अपना जो ट्रेडिशन है, लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है, इसको बचा कर रखें। और इन्होंने अपनी पेंटिंग्स को बचाने में कह सकते हो बहुत मेहनत की और वो सक्सेसफुल भी रहे हैं। आज भी हम लोग गॉन्ड पेंटिंग्स को जानते हैं, इस प्रकार से खूबसूरत पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो गॉन्ड पेंटिंग्स हैं ये गॉन्ड ट्राइब्स बनाती हैं, यानी गॉन्ड टैम्प की पूरी यहाँ पर एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारे नेचर से जुड़े हुए हैं, और वो इनके पेंटिंग्स में दिखाई पड़ जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल भी दिखाऊं तो इस पेंटिंग में आपको कुछ जानवर देखने को मिल जाएंगे, चिड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी, पेड़ पौधे देखने को मिल जाएंगे। तो ज़्यादातर इनकी पेंटिंग्स में एनिमल, महुआ ट्री, माइथोलॉजिकल स्टोरीज़, हिंदू गॉड्स, डीटीज़, ये सारी चीज़ें ज़्यादातर आपको देखने को मिल जाती हैं। प्लस जो आर्टिस्ट हैं जो इस आर्ट को बनाते हैं वो अलग अलग पैटर्न का, अलग अलग स्टाइल का यूज़ करते हैं इमेजेस को फिल करने के लिए। ठीक है, कॉलेजेस का यहाँ पर यूज़ किया जाता है, डॉट, लाइंस, कर्व लाइंस, डैशेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ की जाती हैं इस पूरे पेंटिंग को बनाने के लिए, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आप थोड़ा सा गॉन्ड ट्राइब के बारे में बात करेंगे। ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है। ये जो गॉन्ड है ये सबसे बड़ी आदिवासी कम्युनिटी आपको भारत में देखने को मिलेगी। इनके बारे में जिक्र प्री आर्यन एरा में भी हुआ है। जो ये वर्ड है गॉन्ड, ये कहाँ से है? कोंड नाम से निकल कर आया, जिसका मतलब होता है ग्रीन माउंटेन्स। ठीक है, ये जो गॉन्ड ट्राइब है, ये जो पूरा ग्रुप है, ये इंडिया में साउथ से लेकर नॉर्थ तक फैला हुआ है। ये जो पूरा ग्रुप है, गोदावरी गॉर्जेस जो हमारे साउथ में है और विंध्या माउंटेन्स जो हमारे नॉर्दर्न रीजन में है, तो साउथ और नॉर्दर्न माउंटेन्स पहाड़ों में आपको ये जो ट्राइब्स है वो फैली हुई नजर आएगी। ये लोग ज़्यादातर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में आपको रहते हुए नजर आएंगे। और ज़्यादातर यहाँ पर ये लोग अपनी भाषा जो गोंडी भाषा है उसका यहाँ पर यूज़ करते हैं, अपनी लोकल लैंग्वेजेस का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा डिस्कशन। सवाल यह है कि आज के क्वेश्चंस कहाँ हैं? तो आज के क्वेश्चंस मैंने नहीं लगाए। ठीक है, आज वीडियो लेट हो गया काफ़ी ज़्यादा, तो आज के क्वेश्चंस नहीं लगाए गए हैं। तो आज के क्वेश्चंस नहीं है, सिंपल सी बात है। तो क्या है, आज खुद से प्रैक्टिस करना। कल मैं आपको ये क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, आज का वीडियो में जैसे हम हर बार लास्ट में क्वेश्चन लेते हैं ना, वो नहीं लगाए हैं। आज के क्वेश्चन कल वाले वीडियो में मिल जाएंगे आपको। तो कल वाले वीडियो से आप प्रैक्टिस करना और अच्छे से क्लियर होगा। कल आपका रिवीजन भी हो जाएगा आज के दिन का। ठीक है, तो कल ज़्यादा बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाएगा। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।